नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रेडी भारत में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे। जी बिल्कुल। और दोस्तों, आज का ये जो सेशन है ना, ये कोई आम लेक्चर नहीं है। हाँ, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के बिल्कुल केंद्र में बसा एक राज्य अपनी सीमाओं और नदियों के दम पर दिल्ली की सत्ता कैसे तय करता है? यही वो रहस्य है जिसे आज हम डिकोड करेंगे। देखो, आज हम एक ऑनलाइन एजुकेटर की तरह इस पीडीएफ की गहराई में जाएंगे। बिल्कुल। और हमारा एक पक्का नियम है, हम पीडीएफ की हर एक लाइन, हर एक हेडिंग और छोटे से छोटे बुलेट पॉइंट को पढ़ेंगे। कोई भी तथ्य हम छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए इस मास्टर क्लास की शुरुआत करते हैं। भूगोल ना कोई हवा में याद करने वाली चीज नहीं है। जब आप इस नारंगी रंग के मध्य प्रदेश को देखते हैं तो लगता है कि ये पूरे देश को एक साथ बांधने वाला एंकर है। वाकई परीक्षा हॉल में यही नक्शा दिमाग में छपेगा। तो अब हम स्लाइड 2 देख रहे हैं। जी, इस पर गठन का पूरा ब्यौरा है। हाँ, पहली लाइन है गठन तिथि 1 नवंबर 1956। इसके नीचे आधार दिया है, आधार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, फजल अली आयोग। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हाँ, फिर एक रिफ्रेश आइकन है और लिखा है पुनर्गठन 1 नवंबर 2000। बिल्कुल। इसके बाद है परिवर्तन, छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना। हाँ, और आखिरी लाइन पढ़ना मत भूलिएगा। जी, अंत में लिखा है विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था। साथ ही 1956 और 2000 के 2 नक्शे भी हैं। देखो, ये सिर्फ तारीखें नहीं है। 1 नवंबर 1956 का गठन रातों रात नहीं हुआ था। इसके पीछे फजल अली आयोग की रिपोर्ट थी। परीक्षाओं में सीधा सवाल आता है इस पर। अरे वाह! और ये जो सबसे बड़ा राज्य होने वाली बात है। हाँ, सोचिए, एक इतना विशाल भूभाग, एक ही जगह से इतने बड़े राज्य पर विकास पहुंचाना बहुत मुश्किल था। इसीलिए 2000 में विभाजन हुआ। अच्छा, तो इस विशालता की सटीक स्थिति को समझने के लिए अब हम स्लाइड 3 देख रहे हैं। जी। इसका शीर्षक है मध्य प्रदेश भौगोलिक स्थिति। पहली बुलेट पॉइंट है स्थिति भारत के मध्य भाग में स्थित। दूसरी पॉइंट है उपनाम, हार्ट ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नामकरण। बिल्कुल। मैं अक्षांश भी पढ़ देती हूँ। अक्षांश यानी लैटिट्यूड है 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ बुरहानपुर से 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ मुरैना तक। हाँ। देशांतर है 74 डिग्री 9 मिनट ईस्ट अलीराजपुर से 82 डिग्री 48 मिनट ईस्ट सिंगरौली तक। जी। और आखिरी पॉइंट है भौगोलिक पहचान, पूर्णतः भू आवेष्टित राज्य, ब्रैकेट में लैंडलॉक्ड, न समुद्री तट, न अंतर्राष्ट्रीय सीमा। बिल्कुल सही। तो मेरा एक सवाल है, पंडित नेहरू ने इसे हार्ट ऑफ इंडिया क्यों कहा और इस लैंडलॉक्ड होने का असल मतलब क्या है? देखो, हृदय सिर्फ बीच में नहीं होता ना, वो पूरे शरीर को जोड़ता है। मध्य प्रदेश उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला पुल है। अच्छा। और लैंडलॉक्ड का मतलब है कि राज्य चारों तरफ से जमीन से घिरा है। ना कोई समुद्री तट है, ना कोई विदेशी सीमा। तो इसका क्या असर होता है? इसका आर्थिक असर बहुत बड़ा है। इनके पास अपने बंदरगाह नहीं है, तो विदेशी व्यापार के लिए इन्हें दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। समझ गई। सीमाओं की बात चली है तो अब हम स्लाइड 4 देख रहे हैं। जी। इसका हेडिंग है पड़ोसी राज्य, कुल 5 राज्यों से सीमा। जी। नीचे 4 पॉइंट्स हैं। हाँ, पढ़िए। पहला, उत्तर प्रदेश, ब्रैकेट में सर्वाधिक सीमा 14 जिले। दूसरा, पश्चिम राजस्थान और गुजरात। गुजरात के ब्रैकेट में है न्यूनतम सीमा 2 जिले। बिल्कुल। तीसरा, दक्षिण महाराष्ट्र और चौथा पूर्व छत्तीसगढ़। लेकिन बहुत असंतुलन है। मतलब उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा है, 14 जिले जुड़ते हैं, तो यूपी और एमपी के बीच बहुत बड़ा सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। अच्छा, और गुजरात के साथ सिर्फ 2 जिले? बिल्कुल। परीक्षाओं में ये सर्वाधिक यूपी और न्यूनतम गुजरात वाला तथ्य बार बार पूछा जाता है। इतने बड़े राज्य को संभालना आसान तो नहीं होगा। प्रशासन कैसे चलता है, इसके लिए अब हम स्लाइड 5 देख रहे हैं। जी। स्लाइड का विषय है प्रशासनिक विभाजन। यहाँ आंकड़े हैं संभाग 10, जिले 55, विकासखंड 313 और ग्राम पंचायतें 22,800 प्लस। हाँ, और नीचे जो नीले रंग के बॉक्स में एक महत्वपूर्ण बात है, वो भी पढ़िए। जी। बॉक्स में लिखा है एग्जाम फैक्ट, प्रशासनिक दृष्टि से जबलपुर सबसे बड़ा संभाग है। दाईं तरफ जिलों का नक्शा भी है।
22,800 से ज्यादा पंचायतें। लेकिन ये एग्जाम फैक्ट मुझे थोड़ा अटका रहा है। जबलपुर सबसे बड़ा संभाग क्यों है? राजधानी तो भोपाल है। देखो, यही तो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जैसी रणनीति है। जैसे किसी बड़ी कंपनी में सिर्फ हेडक्वार्टर से काम नहीं चलता ना। हाँ, रीजनल ऑफिस चाहिए होते हैं। बिल्कुल, वैसे ही प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया गया है। राजधानी भोपाल में है, लेकिन दूर दराज के इलाकों तक शासन पहुंचाने के लिए जबलपुर को सबसे बड़ा संभाग बनाया गया है। वाकई ये बहुत स्मार्ट है। अब हम स्लाइड 6 देख रहे हैं। जी। इसका शीर्षक है राजधानी और प्रमुख शहर। यहाँ 5 शहरों के नाम हैं। राजधानी भोपाल, ब्रैकेट में प्रशासनिक केंद्र। आर्थिक राजधानी इंदौर, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर। संस्कारधानी जबलपुर, उच्च न्यायालय का मुख्यालय। जी। और सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन, महाकालेश्वर। और ऐतिहासिक केंद्र ग्वालियर। नक्शे पर आइकन भी बने हैं। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। अगर भोपाल राजधानी है तो हाईकोर्ट जबलपुर में क्यों है? इतनी सारी अलग अलग राजधानियां। यही तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है। शक्ति का एक जगह जमावड़ा नहीं है। अच्छा। हाँ, भोपाल अगर सियासत का दिमाग है तो इंदौर व्यापार और आबादी का धड़कता हुआ दिल है, इसलिए वो आर्थिक राजधानी है। और जबलपुर? न्याय का सर्वोच्च मंदिर यानी हाईकोर्ट भोपाल में ना होकर जबलपुर में है, जिसे संस्कारधानी कहते हैं। शक्ति के इस बंटवारे से संतुलित विकास होता है। बहुत खूब। अब थोड़ा जनसांख्यिकी देखते हैं। जी। पहला हिस्सा है क्षेत्रफल। इसके आंकड़े हैं लगभग 3.08 लाख वर्ग किलोमीटर। देश में हिस्सा 9.38% और रैंक दूसरा, राजस्थान के बाद। महाराष्ट्र तीसरे पर। बिल्कुल। दूसरा हिस्सा है जनसंख्या। इसके आंकड़े हैं लगभग 7.26 करोड़ 2011 सेंसस के अनुसार। देश में हिस्सा 6% और रैंक 5वां। पाई चार्ट भी है। देखो, यहाँ भूगोल और डेमोग्राफी का एक बहुत ही शानदार विरोधाभास है। कैसा विरोधाभास? जमीन के मामले में ये देश का 9.38% हिस्सा घेरता है, दूसरा सबसे बड़ा राज्य, लेकिन आबादी पूरे देश की सिर्फ 6% है। रैंक सीधा 5वें नंबर पे आ जाता है। मतलब जमीन बहुत ज्यादा है लेकिन लोग कम है। ऐसा क्यों? एकदम सही पकड़ा आपने। तो कारण क्या है इसका? जनसंख्या घनत्व कम होने का कारण है राज्य का विशाल वन क्षेत्र, विंध्य और सतपुरा के पहाड़ और जनजातीय इलाके। अच्छा, लोग घनी बस्तियों की बजाय फैले हुए हैं। जी। और ये सरकार को बताता है कि यहाँ सड़कें या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की लागत बाकी राज्यों से अलग होगी। बहुत ही गहरा विश्लेषण है। यही आबादी राजनीति को कैसे आकार देती है, इसके लिए अब हम स्लाइड 8 देख रहे हैं। जी। इसका शीर्षक है विधायिका एक सदनीय यानी यूनिकैमरल। विधानसभा सीटें 230, जिसमें SC 35, ST 47 है। लोकसभा सीटें 29, जिसमें SC 4, ST 6 है। और राज्यसभा सीटें 11। और वो नीचे जो बॉक्स है ना? हाँ। एग्जाम फैक्ट। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं। बिल्कुल। तो मेरा सवाल है, ये एक सदनीय का असल मतलब क्या है? और विधानसभा में ST की 47 सीटें, ये नंबर बहुत बड़ा लग रहा है। एक सदनीय का सीधा मतलब है कि राज्य में केवल एक ही विधायी सदन है, विधानसभा। यहाँ विधान परिषद नहीं है। अच्छा। अब आते हैं उस एग्जाम फैक्ट पर। 230 में से 47 सीटें ST के लिए आरक्षित हैं। पूरे भारत के किसी भी राज्य में इतनी सीटें ST के लिए नहीं हैं। इसका क्या असर होता है? ये तय करता है कि कोई भी पार्टी इन 47 सीटों को इग्नोर करके भोपाल की सत्ता पर नहीं बैठ सकती। ये समावेशी राजनीति का बहुत बड़ा उदाहरण है। यानी जंगल ने जनजातीय आबादी दी और उस आबादी ने सबसे बड़ा वोट बैंक बना दिया। बेहतरीन। बिल्कुल। अब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। अब हम स्लाइड 9 देख रहे हैं। जी। हेडिंग है नर्मदा प्रदेश की जीवन रेखा। पूर्व से पश्चिम बहती है। बुलेट पॉइंट्स हैं प्रमुख नदियां ताप्ती, चंबल, बेतवा, सोन। अपवाह तंत्र गंगा, यमुना और नर्मदा बेसिन सबसे प्रमुख। और राजनीतिक महत्व वाली लाइन भी पढ़िए। जी। राजनीतिक महत्व जल परियोजनाएं और कृषि सिंचाई। हाँ। उदाहरण के लिए सरदार सरोवर, इंदिरा सागर। दाईं तरफ नक्शा भी है। देखो, नदियां किसी भी राज्य का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होती हैं। नर्मदा को जीवन रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरे राज्य को पार करती है। और ये पूर्व से पश्चिम बहने का क्या कारण है? ये एक रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी का परिणाम है।
नर्मदा और ताप्ती दोनों इसी वजह से पूर्व से पश्चिम बहती हैं। और ये जो जल परियोजनाओं का राजनीतिक महत्व लिखा है वो क्या है? हाँ, ये बांध सिर्फ बिजली या पानी नहीं देते, ये चुनाव जिताते हैं। अच्छा। बिल्कुल, इंदिरा सागर या सरदार सरोवर जैसी परियोजनाएं लाखों किसानों की सिंचाई तय करती हैं। पानी का बंटवारा सीधा अर्थव्यवस्था और वोट से जुड़ा है। समझ गई। अब जमीन के नीचे दबी दौलत देखते हैं। अब हम स्लाइड 10 देख रहे हैं जी। शीर्षक है आर्थिक भूगोल का आधार खनिज संपदा। 3 प्रमुख खनिज हैं, हीरा पन्ना में, भारत में एकाधिकार, कोयला सिंगरौली में, ऊर्जा राजधानी, और तांबा व मैंगनीज बालाघाट में। और उसका महत्व भी लिखा है नीचे। हाँ, महत्व राज्य के राजस्व और औद्योगिक विकास का मुख्य स्रोत। देखो, खनिज इस राज्य का प्राकृतिक बैंक अकाउंट है। यहाँ पन्ना के आगे एकाधिकार यानी मोनोपोली लिखा है ना। हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि अगर भारत में कमर्शियल रूप से कहीं हीरा निकलता है, हाँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश का पन्ना है। अरे वाह। और सिंगरौली में कोयले की इतनी मोटी परतें हैं कि उसे ऊर्जा राजधानी कहते हैं। यही संपदा लैंडलॉक्ड होने के बावजूद इस राज्य को मजबूत रखती है। अब उस पहलू पर आते हैं जिसकी चर्चा हमने राजनीति में की थी। अब हम स्लाइड 11 देख रहे हैं जी। इसका शीर्षक है जनजातीय बाहुल्य। पहला पॉइंट है भारत में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या। प्रमुख जनजातियां भील सबसे बड़ी, फिर गोंड, बैगा, सहरिया। प्रमुख क्षेत्र झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी। और राजनीतिक महत्व पढ़िए। जी, राजनीतिक महत्व विधानसभा में 47 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित, ब्रैकेट में निर्णायक वोट बैंक है। देखो, स्लाइड 7 और 8 का पूरा निचोड़ यहाँ है। राज्य की कुल आबादी का 21% से ज्यादा जनजातीय है। पश्चिम में भील जनजाति का प्रभाव है और पूर्व में गोंड और बैगा समुदाय। जब 21% आबादी एक साथ वोट करती है ना, तो वो निर्णायक वोट बैंक बन जाती है। बिल्कुल। अब हम स्लाइड 12 देख रहे हैं जी। यहाँ 4 बॉक्स हैं। पहला, कर्क रेखा राज्य के 14 जिलों से गुजरती है। दूसरा, टाइगर स्टेट, भारत में सर्वाधिक बाघ। तीसरा, सोया स्टेट, सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी। चौथा, विश्व धरोहर, खजुराहो, सांची, भीमबेटका। और सबसे नीचे राज्य प्रतीक भी हैं। हाँ, राज्य प्रतीक पशु बारासिंगा, पुष्प सफेद लिली, खेल मलखंभ। ये स्लाइड मध्य प्रदेश का ग्लोबल बायोडेटा है। 23.5 डिग्री अक्षांश यानी कर्क रेखा राज्य के ठीक बीच से 14 जिलों को काटती है। यहाँ की जलवायु और मानसून को प्रभावित करती है। और टाइगर स्टेट होना बताता है कि वन्यजीव संरक्षण कितना सफल है। और ये विश्व धरोहर भीमबेटका पाषाण काल का, सांची बौद्ध काल का और खजुराहो मध्ययुगीन वास्तुकला का प्रतीक है। ये पूरी टाइमलाइन है। बहुत खूब। अब थ्योरी बहुत हो गई। अब हम स्लाइड 13 देख रहे हैं। जी, रैपिड फायर का समय है। शीर्षक है एग्जाम बूस्टर क्विक टेस्ट। यहाँ 4 प्रश्न हैं, मैं प्रश्न पढ़ती हूँ। प्रश्न 1, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956। प्रश्न 2, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से रैंक? दूसरा रैंक। प्रश्न 3, राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। और आखिरी प्रश्न 4, मध्य प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं? 29 सीटें। एकदम सटीक। अब आज के मास्टर क्लास के निचोड़ पर आते हैं। अब हम स्लाइड 14 देख रहे हैं। जी। ये एक समरी स्लाइड है जिसमें 4 बॉक्स हैं। आप बॉक्स पढ़िए, मैं समझाता हूँ। ठीक है। इतिहास एवं प्रशासन। गठन 1 नवंबर 1956। राजधानी भोपाल। प्रशासन 10 संभाग, 55 जिले। हाँ। दूसरा है भौगोलिक तथ्य। क्षेत्रफल 2nd रैंक, जनसंख्या 5th रैंक, कर्क रेखा 14 जिलों से। बिल्कुल। तीसरा है राजनीतिक प्रतिनिधित्व। विधानसभा 230, लोकसभा 29, राज्यसभा 11। और चौथा है अर्थव्यवस्था एवं संपदा। खनिज पन्ना में हीरा, सिंगरौली में कोयला, नदी नर्मदा जीवन रेखा। देखो, एक सीरियस एस्पिरेंट के लिए ये स्लाइड ब्रह्मास्त्र है। परीक्षा से एक रात पहले सिर्फ इसे देखना है। वाकई आज हमने सीखा कि इतिहास, प्रशासन, भूगोल, राजनीति ये सब जुड़े हुए हैं। भूगोल ने नदियां और खदानें तय की, खदानों ने अर्थव्यवस्था बनाई और उसी ने 230 सीटों की राजनीति तय की। बहुत ही शानदार। और इसी के साथ हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।